हेलो प्यारे बच्चों, ये है शिक्षावाणी कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे मीना की कहानी ना बाबा ना। विषय हिंदी कक्षा 3 का पाठ अजमेर की यात्रा और इसके साथ ही आप सुनेंगे कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पाठ अमल, क्षारक एवं लवण। तो आइए सुनते हैं शिक्षावाणी कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम आपको कौन कौन से पाठ सुनाने के लिए लेकर आए हैं। क्या कहा? मीना की कहानी। अरे भाई, मीना की कहानी भी है और आपके अध्यापक और अध्यापिका जी भी हमारे साथ हैं, जो आपके लिए लेकर के आए हैं आपके पाठों को और मीना की कहानी फिर से एक शानदार सीख के साथ आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, आपकी दोस्त मनीषा। तो भाई आप सभी लोग जो हैं बैठ जाएं, अपने साथ पानी का गिलास रख लें, क्योंकि बीच में उठकर जाना पड़ता है ना आपको, तो थोड़ा सा पाठ आपका मिस हो जाता है। तो भाई किसी भी तरह का व्यवधान ना आए, आसपास चुप्पी लगा लीजिए और सबको बता दीजिए कि हमारा शिक्षावाणी कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया है। तो सुनेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है ना बाबा ना। क्या ना बाबा ना? अरे भाई, तो कहानी सुनोगे तभी पता चलेगा ना कि मीना किस बात के लिए मना कर रही है। तो जब हम सुनेंगे तो गुनेंगे भी सही। मीना की कहानी के बाद अध्यापिका जी आपके लिए लेकर के आई हैं कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 13 अजमेर की यात्रा। घूमने चलना है आज हमें, तो तैयार रहिएगा। हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस घूमने फिरने को, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग घर में हैं, कहीं आ नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे। तो इस अजमेर की यात्रा पर आपके अध्यापिका जी आपको लेकर जाएंगी, तैयार रहना है। और उसके बाद तैयार रहना है कक्षा 10 के विद्यार्थियों को विज्ञान विषय के साथ। अपनी पुस्तक निकाल के रखिएगा आप लोग, क्योंकि आज आपको पढ़ा रहे हैं पाठ 2 अम्ल, क्षारक और लवण। तो भाई मीना की कहानी में मीना किस बात के लिए मना कर रही है? ना बाबा ना इस कहानी का शीर्षक क्यों है? तो सब शांत हो जाइए और सुनिए मीना की कहानी ना बाबा ना। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ खेलो खाओ, ये सबका जीना चमक चमक है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना चमक चमक है अपनी मीना। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? और हो भी क्यों ना भाई, मीना की कहानियां, गीत और खेल होते ही इतने मजेदार हैं। तो चले, वो रही मीना रसोई में अपनी माँ का हाथ बटा रही है। मीना बेटी, जरा दाल में छौंक लगा दे, तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। तेरे बाबा आते ही होंगे। ठीक है माँ। मीना, बाबा। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। अच्छा जी, मुझे कोई शाबाशी नहीं। मैं भी तो रसोई में काम कर रही हूँ। अरे नहीं मीना की माँ, मैं तो इसे शाबाशी किसी और काम के लिए दे रहा हूँ। किसी और काम के लिए? ये लो। इतने सारे रुपए? हाँ मीना की माँ, पूरे 1200 हैं और ये सब अपनी मीना की वजह से। मैं समझी नहीं। अरे भाई, मीना ने ही इस बार पूरे हफ्ते का हिसाब किताब तैयार किया था। लाला भी हैरान था, कह रहा था मीना के बाबा, तुम्हारी बेटी है बड़ी समझदार। हाँ भाई मिट्टू, ये ले, इसी बात पे ये हरी हरी मिर्चें खा। बाबा, ये गुड़िया? ये गुड़िया तुम्हारे लिए और ये कमीज राजू के लिए। अरे राजू कहाँ है? सो गया। चलिए आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। आ गया बेटा। देखो ना दादी, मेरी गुड़िया बिल्कुल दुल्हन लग रही है। हाँ हाँ, देखी है। तू भी अपनी शादी पे बिल्कुल ऐसी लगेगी। 1-2 साल में कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के। मुझे जेल नहीं जाना है माँ। जेल जाए तेरे दुश्मन, ऐसे क्यों बोल रहा है? माँ, 18 साल से पहले लड़की की शादी करना कानूनी अपराध है। हाँ माँ,
और 21 साल से पहले लड़के की शादी करना भी गैर कानूनी है। भाई हमारे जमाने में तो लड़की की शादी 10-12 साल की उम्र में ही कर देते थे। 14-15 साल में तो उसकी गोद भी भर जाती थी। माँ, कच्ची उम्र में तो लड़की खुद बच्ची होती है, बच्चे क्या पैदा करेगी। 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ ना शरीर से शादी के लायक होती है और ना ही समझ से। कह तो ठीक रही हो बहू। अच्छा भाई, मैं तो चली सोने। ठीक है माँ। मजा आ गया। बहुत स्वाद खाना बनाया है। बाबा, हाँ मीना, बाबा क्या ये सच है कि लड़की की शादी 18 साल से पहले करने पर उसके माँ बाप को जेल हो सकती है? सच है। अरे हाँ मीना की माँ, आज भोला मिला था। भोला? अच्छा, वो भोला जिसे कुछ साल पहले जेल हुई थी। अरे वो तो लाला ने उल्टे सीधे कागजों पे अंगूठा लगवा के बेचारे को अंदर करवा दिया था। क्या कह रहा था भोला? अपनी बेटी गुड्डी की शादी का न्योता दे रहा था। पास ही के गांव का है, कोई लड़का है 20 साल का। बाबा, इसका मतलब भोला चाचा को फिर से जेल जाना पड़ेगा? क्यों? अभी अभी तो आपने दादी से कहा था कि अगर लड़की की शादी 18 साल से पहले की तो, और गुड्डी दीदी तो अभी 15 साल की भी नहीं। तुम्हें ये सब कैसे पता मीना? गुड्डी तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ती है क्या? नहीं माँ, गुड्डी दीदी तो आज तक स्कूल गई ही नहीं। फिर? दीपू की बहन और गुड्डी दीदी का जन्म एक ही दिन को हुआ था। दीपू ने ही पूरी क्लास को ये बात बताई थी। दीपू की बहन अगले महीने 15 साल की होगी। इस हिसाब से गुड्डी दीदी भी अभी 15 से कम हुई ना। फिर तो भोला मुश्किल में पड़ सकता है। चलो भाई, मैं तो चला सोने। और अगले दिन मीना स्कूल के बाद जब गुड्डी से मिली, आज स्कूल में कितना मजा आया ना। अरे गुड्डी दीदी। अरे मीना, स्कूल से लौट रही हो? हाँ दीदी, स्कूल में बहुत मजे आते हैं ना मीना, कितना कुछ सीखने को भी मिलता होगा। हाँ दीदी। दीदी एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो मीना। आप भोला चाचा से कितना प्यार करती हो? अब तुमने ऐसा क्यों पूछा मीना? दीदी, अगर भोला चाचा फिर जेल चले गए तो? मीना, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ दीदी। मुझे कल मेरे बाबा ने सब बताया कि लड़की की शादी 18 और लड़के की शादी 21 साल से पहले करने पर उनके माता पिता को जेल जाना पड़ सकता है। ओफो, हट, ऐसा कभी होता है क्या? हाँ दीदी, मैंने स्कूल में अपनी बहन जी से भी पूछा, उन्होंने भी यही कहा। सच दीदी। दीदी, गुड्डी दीदी। अरे ये गुड्डी तो चुपचाप अपने घर की तरफ चल दी और मीना भी उसके पीछे पीछे जा रही है। आओ हम भी जल्दी से चलते हैं। अरे आ गई गुड्डी। बाबा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या? शादी नहीं करेगी? हाँ माँ। बाबा, मैं नहीं चाहती कि आपको फिर से जेल जाना पड़े। जेल? ये क्या कह रही है तू? गुड्डी दीदी ठीक कह रही है चाचा। मीना? हाँ चाची, मेरे बाबा और स्कूल की बहन जी ने बताया है कि लड़की की शादी 18 और लड़के की शादी 21 साल से पहले करने पर उनके माता पिता को जेल जाना पड़ सकता है। जेल जाना पड़ सकता है, तुम पर भारी पड़ सकता है। हे भगवान! भोला, भोला। हाँ? ये तो रामलाल जी की आवाज है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ भाई भोला। अरे समधी जी, आप सब ठीक तो है ना? भाई ठीक तो सब तब होगा जब तू हमें 25,000 रुपए देगा। 25,000? लेकिन बात तो 15 की हुई थी। लेकिन अब हमें 25,000 चाहिए, साथ में गहने और 2 गाय भी, समझा? गुड्डी दीदी, ये तो दहेज है। ये तो दहेज है। रामलाल आदमी बड़ा तेज है। अजी बड़ा बदतमीज तोता है। बदतमीज नहीं, सच ही तो कह रहा है। अजी कैसी अनाप शनाप बातें करते हो? एकदम सही बात कर रहा हूँ रामलाल। जाओ, मुझे नहीं करनी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे लालची आदमी के बेटे से। अच्छा ठहर जा, मैं अभी पुलिस में तेरी रपट लिखवाता हूँ। शादी तोड़ता है? जाओ लिखवाए दो रपट, तुम्हें भी जेल में डाल देगी पुलिस। 21 साल से पहले लड़के की शादी करना भी कानूनी अपराध है, समझे? अच्छा
अरे तुझे तुझे ये बात कैसे पता? न तू न तेरी गुड्डी पढ़ी लिखी, फिर भी मेरी गुड्डी नहीं पढ़ी, मगर अपनी मीना तो पढ़ी लिखी है। अपनी मीना पढ़ी लिखी है, रामलाल को सच्चाई दिखी है। बोलो रामलाल, बुलाऊं पुलिस? ना बाबा ना। भाग गया लालची। मीना बेटी, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब तो हम अपनी गुड्डी की शादी इसके 18 साल होने के बाद ही करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहन जी? भोला भैया, शारदा दीदी, जरा गुड्डी की तरफ देखिए। अभी तो इसका बचपन भी नहीं गया और आप अभी इसका शरीर और इसका मन दोनों शादी के लिए तैयार नहीं है। जी बहन जी, और ऐसा करना कानूनन जुर्म है। ठीक कहा। और अब तो स्कूल जाना और पढ़ना लिखना हर बच्चे का अधिकार भी है। हमें माफ कर दीजिए बहन जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। धन्यवाद मेरा नहीं शारदा बहन, मीना का कीजिए। उसी ने मुझे बताया कि गुड्डी इतनी परेशान क्यों थी। बहुत समझदार है अपनी मीना। समझदार है अपनी मीना, चुटकी में सिखला दे जीना। भाई वाह, मान गए मीना को। अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू हमें कौन सा गाना सुनाने वाले हैं। सरल करेंगे सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। लाड प्यार से पली हूँ मैं तो, नन्ही सी एक कली हूँ मैं तो। मुझे डाल से अभी न तोड़ो, मेरा रिश्ता अभी न जोड़ो। अरे वाह मिट्टू, ये तो अपनी नई कविता है। भाई वाह, गीत तो अच्छा लिखा है मीना और मिट्ठू ने। अब सुनते हैं यही गीत संगीत के साथ। लाड प्यार से पली हूँ मैं तो, नन्ही सी एक कली हूँ मैं तो। मुझे डाल से अभी न तोड़ो, मेरा रिश्ता अभी न जोड़ो। बढ़ने से क्यों रोक रहे हो, बढ़ने पे क्यों टोक रहे हो। अभी तो हूँ छोटी सी बच्ची, शादी में क्यों झोंक रहे हो। उड़ने दो कितनी हूँ मैं तो, नन्ही सी एक कली हूँ मैं तो। मुझे डाल से अभी न तोड़ो, मेरा रिश्ता अभी न जोड़ो। अभी तो जीवन शुरू हुआ है, अभी तो बचपन जरा गया है। अभी तो बड़ी हुई हूँ, आखिर इतनी जल्दी क्या है। अपनी राह पे चली हूँ मैं तो, नन्ही सी एक कली हूँ मैं तो। मुझे डाल से अभी न तोड़ो, मेरा रिश्ता अभी न जोड़ो। मेरा रिश्ता अभी न जोड़ो, मेरा रिश्ता अभी न जोड़ो। गाना तो बड़ा मजेदार था। चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही है। प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। पहली कड़ी, हर दिन घटता बढ़ता हूँ फसल का दाम। अरे पहले पूरी पहेली तो सुन लो, शुरू से पूछती हूँ। पहली कड़ी, हर दिन घटता बढ़ता हूँ। दूसरी कड़ी, साथ साथ में चलता हूँ। मैं समझ गई बहन जी, शाबाश सुमी, बताओ। मीना का भाई राजू। मैं सही कह रही हूँ बहन जी, वो हर जगह हमारे साथ साथ चलता है। और राजू रोज घटता बढ़ता भी है। तीसरी कड़ी बताइए ना बहन जी। तीसरी कड़ी है, यूं तो दाग है चेहरे पे पर फिर भी सुंदर दिखता हूँ। फिर से बोलती हूँ, हर दिन घटता बढ़ता हूँ, साथ साथ में चलता हूँ। यूं तो दाग है चेहरे पे पर फिर भी सुंदर दिखता हूँ।
मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ बोलो मीना। चांद। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश मीना। तो मजा आया ना बच्चों? जी बहन जी, बड़ा मजा आया। तो आपको भी मजा आया ना? फिर मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करेंगे सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो करो, सरल करेंगे सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। भाई वाह, जब भी मीना कोई बात करेगी ना, बहुत समझदारी की और सीख भरी करेगी। सुना ना आपने कि मीना ने आपको क्या सिखाया? हर लड़की को, हर बालिका को पढ़ने का अधिकार है और जितने भी हमारे सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना भी हमारा पूरा पूरा कर्तव्य है। अब छोटे छोटे बच्चों की अगर शादी कर दी जाएगी तो हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो सकेगा? नहीं हो सकता ना। आप सभी समझते हैं ना इस बात को, और मीना तो आपको नई नई बातें सिखाती ही है। तो आप लोगों को भी जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, सोच समझकर कदम बढ़ाना है। आपको अगर आपके परिवार में पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, पढ़ाई की सुविधा मिल रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसे शिक्षा के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, वो पढ़ने नहीं जा पा रहा है, तो अपने अध्यापक अध्यापिका जी से इस बारे में बात कीजिए। वो लोग इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे और वो बच्चा भी आपके साथ पढ़ने आ पाएगा। तो हुई ना पते की बात। अब पता लगा ना आपको कि मीना किस लिए कह रही थी ना बाबा ना। तो चलिए भाई, अपने इसी शिक्षा के सर्व सुलभ साधनों में आपके इस कार्यक्रम शिक्षावाणी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कक्षा 3 के लिए विषय हिंदी का पाठ 13 अजमेर की यात्रा। और आपको घुमाने कौन जा रही है? आपकी अध्यापिका जी वीणा व्यास। तो सुनते हैं ये पाठ अजमेर की यात्रा। बच्चों, आप सभी ने ग्रीष्मावकाश में आनंद तो लिया ही होगा। आपने अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ खेलना, मनोरंजन करना, रेडियो, टीवी पर ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, हंसी मजाक के कार्यक्रम सुने एवं देखे होंगे। और हाँ बच्चों, इसी बीच आपके पढ़ाई का क्रम भी जारी है। तो बच्चों, विद्यार्थी जीवन सबसे अच्छा जीवन है। इसमें हंसते खेलते मौज मस्ती में पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाती है और आप सभी को इसी आनंद में पढ़ना है। बच्चों, आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और हाँ, स्वस्थ तो रहना ही है। बालकों, जब कोरोना महामारी को हराना है तब हमारी दिनचर्या, खान पान एवं जीवन शैली को व्यवस्थित रखना होगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन एवं निर्देशों की पालना हम सभी को तो करनी ही है, साथ अपने घर परिवार, आस पड़ोस के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना है। यदि हम सभी इन नियमों की पालना ईमानदारी से करेंगे तो इस महामारी से निश्चित रूप से हम बचेंगे, औरों को भी बचाएंगे। तो बच्चों, हम सभी को अभी पूरा ध्यान रखना है। यह महामारी खत्म हो जाएगी तब आप और हम सभी बाहर घूमने फिरने जा सकेंगे। निश्चित रूप से बच्चों, लंबे समय से घर रहकर बोरियत महसूस कर रहे होंगे। चलो बच्चों, मैं आज आपको घूमने ले चलती हूँ। चौंक गए ना? हाँ बच्चों, मैं आज प्रत्यक्ष तो नहीं पर परोक्ष रूप से हमारे राजस्थान के अजमेर की यात्रा कराऊंगी। तो सुनिए और मन ही मन घूमने के लिए तैयार हो जाइए।
बच्चों, आप सभी मन से गदगद हो गए हो ना? क्योंकि बच्चों, आखिर घूमना फिरना किसे अच्छा नहीं लगता? बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही यात्रा कहलाता है। आप भी अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने फिरने जरूर गए होंगे और कभी कभी आपको अपने विद्यालय से भी अन्य स्थानों पर भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। आप भी बड़े उत्साह के साथ तैयार हो जाते होंगे, है ना? क्योंकि बच्चों, घूमने का नाम लेते ही आप खुशी से झूम उठते हो। ऐसा क्यों होता है पता है बच्चों? चलो मैं ही बताती हूँ। नई जगह जाने पर हमें नई नई जानकारियाँ मिलती है, मन में उमंग होती है, जिज्ञासा बढ़ती है नई जगह को जानने के बारे में। यात्रा मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि जब हम लंबे समय तक अपना दैनिक कार्य करते हैं एवं नियमित व्यस्त रहते हैं, तब हमें रोज के कार्य से छुट्टी मिलती है। उस दिन कहीं घूमने का कार्यक्रम बनाकर यात्रा का आनंद तो ले ही सकते हो, साथ ही आगे नई ऊर्जा के साथ कार्य कर सकते हो। बच्चों, यात्रा से हमारा तनाव कम होता है, चिंता दूर होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही दिमाग भी तेज चलता है। हम नए नए स्थान देखते हैं। हम जिस स्थान पर घूमने जाने की योजना बनाते हैं, जैसे कब जाना है, कैसे जाना है, यातायात का साधन क्या होगा, कितने दिनों के लिए जाना है, ऋतु कौन सी है, ऋतु के अनुसार कपड़ों का चयन करना, प्राथमिक उपचार का यात्रा में साथ रखना आदि के बारे में हम पूर्ण जानकारी तो रखते ही हैं, साथ ही साथ उसी अनुरूप व्यवस्था भी करते हुए पूर्ण योजना बनाते हैं। बच्चों, यात्रा के स्थान कई कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे बच्चों प्राकृतिक महत्व के स्थान, धार्मिक महत्व के स्थान, ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व के स्थान होते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक आओ सीखे भाग 2 हिंदी के पाठ 13 अजमेर की यात्रा का अध्यापन करवाती हुई आपको भी अप्रत्यक्ष राजस्थान के हृदय अजमेर के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक महत्व को समझा रही हूँ। बच्चों, मैं पाठ शुरू करूँ उससे पूर्व कविता की कुछ पंक्तियों के द्वारा पाठ का भाव आप तक पहुँचा रही हूँ। ध्यान से सुनोगे ना कविता? वो पुष्कर की ऊंची घाटी बहता हुआ झील का पानी, वो पुष्कर की ऊंची घाटी बहता हुआ झील का पानी, भारत का वो हृदय स्थल क्षत्रिय मेर की कर्म स्थली, अजमेर की बात निराली, अजमेर की बात निराली, रोशन है यहाँ का हर कोना ख्वाजा के रहमो करम से, यहाँ हर वर्ष उर्स व मेले लगते हैं, पुष्कर में घंटे बजते हैं, जन्नत का एक नजारा जो दिखता है राजस्थान में, अजमेर हमारी शान है, यहाँ हंसता हिंदुस्तान है, अजमेर हमारी शान है, यहाँ हंसता हिंदुस्तान है। तो अब पाठ की यात्रा करवाती हुई आप सभी को लिए चलती हूँ राजस्थान की पावन धरा अजमेर की सैर करने। तो तैयार है ना आप? अजमेर हमारे राज्य राजस्थान के मध्य में बसा है, इसीलिए इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। इस शहर का मूल नाम अजय मेरू था। इस शहर को अजय राज सिंह चौहान वंश के शासक ने बसाया था। अब बच्चों, पाठ के साथ
आगे बढ़ते हुए अजमेर को जानेंगे व समझेंगे। कहानी कुछ यूं है बच्चों। एक बच्चा होता है गुरमीत। गुरमीत अजमेर घूमने जाना चाहता है। गुरमीत अपने मित्र रज्जाक को पत्र लिखता है कि वह अजमेर घूमने आ रहा है और वह रज्जाक के घर ही ठहरेगा, और वह उसके रज्जाक के घर पहुंच जाता है। रज्जाक का घर दरगाह बाजार में ही है। गुरमीत रेलगाड़ी से अजमेर की यात्रा प्रारंभ करता है। बच्चों, गुरमीत सुबह होते ही रेलगाड़ी से अजमेर जंक्शन उतरता ही है कि उसका मित्र रज्जाक उसे प्लेटफॉर्म पर गुरमीत के डिब्बे के सामने ही मिल जाता है। गुरमीत उसे कहता है, रेलगाड़ी में इतनी अधिक भीड़ थी कि मेरा कचूमर ही निकल गया। रज्जाक हंसते हुए कहता है, रमजान के महीने में अगर तुम यहाँ आना चाहो तो सोच समझकर ही आना चाहिए। वैसे भी तुम सिकिया पहलवान हो। सिकिया पहलवान का मतलब बताया है यहाँ गुरमीत दुबला पतला है। बच्चों, रमजान मुस्लिम कैलेंडर के एक माह का नाम है। रमजान में रोजा रखते हैं व इबादत करते हैं। रज्जाक गुरमीत को बताता है कि रमजान में अजमेर शहर में अधिक भीड़ हो जाती है। शहर की आबादी में 1 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। यात्रियों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती हैं। सड़कों पर, बाजारों में जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़ हो जाती है। रज्जाक कहता है, मेरे घर के पास तो मेला लगा रहता है। बाजार से सब्जी लाने के लिए भी पहलवानी दिखानी पड़ती है। और दोनों मित्र जोर से हंस पड़े। कुछ देर बाद गुरमीत को रज्जाक अजमेर की सैर कराने के लिए ले जाता है। सबसे पहले वह सदर दरवाजा बताते हुए कहता है कि यह सदर दरवाजा है और इसके सामने बुलंद दरवाजा, इसी के भीतर है दरगाह। रज्जाक दरगाह बताता हुआ गुरमीत को बताता है कि बुलंद दरवाजे के दाएं बाएं 2 बड़े कड़ाह हैं। इन कड़ाहों को देग कहते हैं। देग में 100 मन से ज्यादा चावल का जर्दा पक सकता है और छोटे में 60 मन। बच्चों, 1 मन में 40 किलो अनाज का तोल होता है और उसके समय चावल का जर्दा प्रसाद में बांटा जाता है। उसे देग लूटना कहते हैं। बच्चों, अब वे दोनों दरगाह के अंदर और 12 दरी की मजार जो संगमरमर से जड़े हैं देखते हैं। गुरमीत देखकर आश्चर्य व्यक्त करता है और बड़ा खुश होता है। कहता है, कितना शांत और पवित्र है। गुलाब के फूलों की भीनी भीनी महक से वातावरण में सुगंधी फैल रही है। आगे गुरमीत पूछता है, क्यों दोस्त, मजार पर वह चादर कैसी थी? रज्जाक बताता है, यहाँ चादरें चढ़ाई जाती हैं जब कोई मनौती मनाता है। अब देखो, उस पहाड़ी पर तारागढ़ है। इसके ढलान में पृथ्वीराज का स्मारक। कौन पृथ्वीराज? जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गोरी को कई बार हराया था। हाँ, वही चौहान राज जो भारत के सम्राट रहे। बच्चों, कहा भी है, भारत माँ का वीर सपूत वो क्षत्रिय महान था, 21 बार गजनी हराया पृथ्वीराज चौहान था। शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। धर्म की रक्षा हेतु स्वयं प्राणों को गले से लगाया था। वह पृथ्वीराज चौहान था, वह पृथ्वीराज चौहान था। अब दोनों वहां से प्रसिद्ध झील
आना सागर देखने जाते हैं। बीच रास्ते में सोनी जी की नसिया और सुभाष बाग भी देखते हैं। बच्चों, आप भी अजमेर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों को देख रहे हो ना अपने अंतर्मन से? रज्जाक आगे गुंबदों वाला मकान बताते हुए कहता है, वह महर्षि दयानंद का आश्रम है। यहीं पर उनकी समाधि बनी है। जानते हो बच्चों, दयानंद के नाम पर ही अजमेर विश्वविद्यालय का नाम रखा है। समाधि के चारों ओर सुंदर दृश्य हैं। बच्चों, झील के किनारे का दृश्य कितना मनोरम होता है, सुहावना भी होता है। आना सागर झील में पानी भरा हुआ था। बच्चों, जहां आप घूमने जाते हो और बाग बगीचों में खेलने के लिए झूले लगे हो तो कितना आनंद आता है ना। तो बच्चों, आना सागर की पाल का दृश्य भी कुछ ऐसा ही होता है। खेलने के लिए झूले, साथ ही वहाँ नाव की व्यवस्था भी। दिन भर घूमने फिरने से थकान हो जाती है, तब वे दोनों वहीं बगीचे में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते हैं। घर आते समय वे दाहिर सेन का स्मारक भी देखते हैं। दूसरे दिन वे दोनों बस से पुष्कर तीर्थ नगरी देखने के लिए जाते हैं। अजमेर से 12 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर है। अरावली की पहाड़ियों, छोटी छोटी घाटियों को निहारते हुए वे पुष्कर पहुंचते हैं। इसे तीर्थराज भी कहते हैं क्योंकि यह देश के तीर्थ स्थलों में से एक है। गंगा नदी के समान पवित्र यहाँ पुष्कर झील है। यह हमारी आस्था का प्रतीक है। पुष्कर झील के किनारे पर कई घाट ही घाट बने हुए हैं जहाँ पर्यटक स्नान करते हैं। इस पानी में स्नान करने का बहुत महत्व है। झील में स्नान कर पवित्र हो विश्व प्रसिद्ध पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करते हैं। ब्रह्मा मंदिर के दाईं ओर पहाड़ी पर माँ गायत्री देवी और बाईं तरफ सावित्री देवी का मंदिर है। बच्चों, वेदों की देवी माँ गायत्री है। वहीं पास में बहुत बड़ा खुला प्रांगण है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक मेला लगता है। दुनिया भर के लोग इस मेले में आते हैं। इस मेले में पशुओं की खरीद बिक्री बहुत अधिक होती है। इस मेले में देश के कोने कोने से अच्छी नस्ल के पशु आते हैं। देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। लोक संगीत और नृत्य का आयोजन होता है। मजेदार मनोरंजक प्रतियोगिता और कार्यक्रम होते हैं। लोगों को पुरस्कार भी दिया जाता है। बच्चों, अब वे दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पंच कुंड है। अर्थात बच्चों, वहाँ 5 कुंड बने हुए हैं। इस पंच कुंड को पांडवों ने बनाया था। कुंड के ऊपर गोमुख है, गाय के मुंह के आकार का प्रपात। इससे गिरने वाला पानी एक से दूसरे कुंड को क्रमशः भरता है। इसे इसी तरह बनाया गया है। इससे पानी फालतू नहीं जाता है, कुंडों को भरा रखता है। वे दोनों वहीं साथ साथ खाना खाते हैं, परंतु वहाँ बंदरों से सजग रहने के लिए कहा जाता है। तो बच्चों, आपको अजमेर की यात्रा के सफर में बड़ा आनंद आया ना? और रोचक जानकारियां भी आपको काफी हुई। परंतु बच्चों, आप भी अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाए तब अपने साथ एक डायरी
और पेन जरूर रखें। उसमें आप यात्रा के शुरू से अंत तक की बातें जरूर लिखें। बच्चों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पाठ को सुना। अब आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए एवं इनके उत्तर अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। गुरमीत और रज्जाक कहाँ घूमने गए? प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वीराज चौहान ने किसे कई बार हराया था? भाई वाह, आज तो आनंद ही आ गया घूमने का, अजमेर जाकर के घूमने का। गुरविंदर जो है वो तो ट्रेन से गया था, पर हम बस से भी जा सकते हैं। तो चलिए वापस आ जाते हैं अजमेर से। आपको अजमेर की यात्रा करवाई थी वीना व्यास ने और इस पाठ की समीक्षा की कविता व्यास ने। तो चलिए अब थोड़ा सा ज्ञान और विज्ञान हो जाए, घूमना फिरना खत्म करते हैं और चलते हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पाठ 2 को सुनते हैं, जिसका शीर्षक है अम्ल, क्षारक और लवण। आपको ये सब बातें समझाने कौन आए आज यहाँ? महिपाल सिंह चंद्रावत। तो जल्दी से सुन लेते हैं ये चैप्टर। नमस्ते बच्चों, अपने घरों में आपने कई खाद्य पदार्थ चखे होंगे जिनका स्वाद अलग अलग होता है। जैसे नींबू के रस का स्वाद खट्टा, खाने के सोडे का स्वाद कड़वा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नींबू के रस, दही, संतरा के रस का स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल के कारण खट्टा होता है। इसी तरह खाने के सोडे का स्वाद कड़वा उसमें उपस्थित क्षारक के कारण होता है। बच्चों, कई बार जब हमें लाल चींटी काटती है तो हमें जलन का अनुभव होता है। क्या आप जानते हैं कि चींटी के डंक में भी एक अम्ल, फार्मिक अम्ल पाया जाता है? जब चींटी काटती है तो यह अम्ल हमारी त्वचा में जाकर जलन पैदा करता है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के पाठ 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम हम अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें एसिड कहते हैं। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, संतरे के रस में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार नींबू में खट्टापन, उसमें उपस्थित साइट्रिक अम्ल और दही में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अम्ल एवं क्षार की परिभाषा सन 1887 ईस्वी में ओरनियस ने इस प्रकार दी है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के अन्य उदाहरण हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र HNO3 है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्रमुख है। अम्ल के सामान्य गुण ये हैं कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। अब हम क्षारक के बारे में बताएंगे। यह स्वाद में कड़वा है तथा लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार दिखाते हैं तथा ये जल में विलय होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि प्रमुख क्षारक हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है प्रबल क्षार कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक की क्रिया से हमें लवण प्राप्त होते हैं, जैसे इसमें प्रमुख है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक के रूप में जानते हैं। बच्चों, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकी, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें सूचक कहते हैं। इन सूचकों को जब अम्लीय या क्षारकी पदार्थ युक्त विलयनों में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है, जिससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पत्तियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं, जबकि मेथिल ऑरेंज,
एवं फिनाप्थेलिन कृत्रिम सूचक है। प्राकृतिक सूचक लिटमस कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, उसे लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल या नीले रंग के रूप में उपलब्ध रहते हैं। जब नींबू के रस को नीले लिटमस पत्र पर डाला जाता है तो उसका रंग नीले से लाल हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि नींबू के रस की प्रकृति अम्लीय है। इसी प्रकार जब साबुन के विलयन को लाल लिटमस पर डाला जाता है तो उसका रंग नीला हो जाता है, जो इसकी क्षारीय प्रकृति को बताता है। लिटमस विलयन थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब वह बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पत्र हल्दी, जेरानियम, लाल पत्ता गोभी के अलावा गुड़हल के लाल गुलाबी रंग के फूल का प्रयोग भी हम सूचक के रूप में करते हैं। बच्चों, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इस बारे में एक क्रियाकलाप करते हैं। बारीक कटे प्याज तथा साफ कपड़े के टुकड़ों को एक प्लास्टिक की थैले में कसकर बांधकर पूरी रात के लिए फ्रिज में रख देते हैं। इन कपड़े के टुकड़ों का उपयोग अम्ल या क्षारक की जांच के लिए करते हैं। इनमें से 2 टुकड़े लेकर उनकी गंध की जांच करते हैं। अब एक टुकड़े पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन की कुछ बूंदें तथा दूसरे टुकड़े पर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं। अब दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की जांच करने पर अम्लीय या क्षार की गंध का पता चल जाता है। इस प्रकार हम गंध के आधार पर अम्ल या क्षार की पहचान कर सकते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि अम्ल तथा क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। इसके लिए भी हम एक प्रयोग से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें एक परख नली में 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर इसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं। परख नली पर कॉर्क लगाकर एक कांच की नली को साबुन के विलयन में डुबोकर रख देते हैं। परख नली को एक स्टैंड पर कस देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि परख नली में गैस उत्सर्जित हो रही है, जो कांच की नली से होकर विलयन में बुलबुलों के रूप में निकलती है। इस गैस वाले बुलबुलों के पास जब हम जलती मोमबत्ती को ले जाते हैं तो फटफट की आवाज के साथ गैस जलती है, जो हाइड्रोजन गैस की पहचान है, अर्थात यह हाइड्रोजन गैस है। उपरोक्त अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहते हैं। समीकरण के रूप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अम्ल प्लस धातु बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यही प्रयोग हम जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ भी कर सकते हैं। बच्चों, अम्ल तथा क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, क्षारक प्लस अम्ल बनता है लवण प्लस जल। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। बच्चों, आपने घरों में सुना होगा कि पीतल, तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि दही या खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं, जो धातु की सतह से अभिक्रिया कर विषैले यौगिक का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अम्ल तथा क्षारक दोनों के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि दोनों ही जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं और आयन मुक्त करते हैं। ये इन दोनों में समानता है। अम्ल और क्षारक जल में विलय होते हैं। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो तनु कहलाते हैं, और यदि जल की मात्रा की तुलना में अम्ल या क्षारक की मात्रा अधिक होती है तो वे सांद्र कहलाते हैं। बच्चों,
दैनिक जीवन में अम्ल, क्षारक व लवण के व्यापक उपयोग हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल को हम खनिज अम्ल कहते हैं, जबकि पौधों और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग अनेक उद्योगों में बॉयलर को अंदर से साफ करने में, सिंक तथा सैनिटरी को साफ करने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल उर्वरक बनाने में, सोने चांदी के गहनों को साफ करने के काम आता है। 1 भाग नाइट्रिक अम्ल तथा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर अम्लराज बनता है, जो सोने जैसी धातु को भी विलय कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं, जिसका उपयोग सेल, कार बसों की बैटरियों तथा उद्योगों में किया जाता है। एसिटिक अम्ल भी सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों, अचार आदि को संरक्षित करने के काम आता है। क्षारकों का उपयोग उद्योगों में प्रमुखता से होता है। साबुन अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बहुलता से होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटी एसिड के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में उपयोगी है। दैनिक जीवन में लवणों के भी महत्वपूर्ण उपयोग हैं। नमक, खाने का सोडा, धोवन सोडा के उपयोग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिल्वर नाइट्रेट फोटोग्राफी में उपयोगी होता है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक तथा विस्फोटक बनाने में काम आता है। फिटकरी जल शोधन में काम आता है। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर के रूप में फर्श आदि में बहुत उपयोगी है। बच्चों, अब हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को नापने के लिए पीएच पैमाना का उपयोग किया जाता है। यह किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। पीएच में पी शक्ति का सूचक है और एच हाइड्रोजन आयन का। पीएच स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक के पीएच को ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच मान उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, और पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारकीय होगा। आप जानते हैं शुद्ध जल का पीएच का मान 7 होता है, जबकि हमारे रक्त का पीएच का मान 7.4 होता है। बच्चों, अब हम पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में जानते हैं। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक बनता है, जिससे पेट दर्द, जलन का अनुभव होता है। इससे राहत पाने के लिए एंटी एसिड अर्थात दुर्बल क्षार जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह पेट में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जिससे हमें आराम मिल जाता है। दूसरा उपयोग दंत क्षय। हमारे मुख का पीएच मान 6.5 के करीब होता है। खाना खाने के बाद मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे भोजन अवशिष्ट से क्रिया कर अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि मुख की पीएच को कम कर देते हैं। यदि पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों के सुरक्षा कवच इनेमल का क्षय होने लगता है। अतः इसे रोकने के लिए हमें भोजन के बाद क्षारीय विलयन या दंत मंजन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए। अम्ल वर्षा। वर्षा का जल शुद्ध माना जाता है, परंतु प्रदूषकों के कारण आजकल इसकी पीएच कम होने लगी है। जब वर्षा के जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा जल
नदी के जली जीवों, खेतों की मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। लवण का पीएच मान, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। इसी प्रकार प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। बच्चों, अब हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिकों के बारे में जानते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। इसका पीएच मान 7 होने से यह उदासीन प्रकृति का होता है। इसे व्यापारिक तौर पर समुद्र के जल को सुखाकर बनाया जाता है। ऐसे बने नमक में कई अशुद्धियों जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि होते हैं। इसे शुद्ध करने के लिए सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन से भरी बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार यहाँ शुद्ध नमक अवक्षेपित हो जाता है। इसका उपयोग हम प्रमुख रूप से भोजन में करते हैं, साथ ही खाद्य परिरक्षण में, हिमीकरण मिश्रण बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण आदि बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला यौगिक है विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा सूत्र CaOCl2 है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका उत्पादन किया जाता है। यह पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। इसका उपयोग पेयजल को जीवाणुओं से मुक्त करने में, वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजन में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है तथा रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बेकिंग सोडा के बारे में जानेंगे। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसे हम खाने का सोडा के नाम से भी जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर इसे बनाया जाता है। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार केक, पाव रोटी में खमीर उठाया जा सकता है, जिससे वे मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। इसका अन्य उपयोग सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है। अगला यौगिक है धावन सोडा। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है तथा रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O है। इसे बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने में, कपड़ों की धुलाई करने में तथा कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। बोरेक्स के उत्पादन में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है तथा सूत्र CaSO4.1/2H2O है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया था, अतः इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। इसे हम POP के नाम से भी जानते हैं। इसे जल में मिलाने पर यह 15-20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। इसका उपयोग अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। हमारे भवन निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। मूर्तियों और सजावटी सामान
बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में अग्निसह पदार्थ के रूप में इसका उपयोग बहुत होता है। तो बच्चों, आज हमने अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आशा है आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अरे वाह भाई, अब समझ में आया कि ये जो अम्ल, क्षार और लवण होते हैं ना, एसिड और ये सॉल्ट और बेस जो भी होते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं। पता लगा कि घर के खाने की वस्तुओं में भी इन अम्लों का प्रयोग किया जाता है। कितने सारे फल फ्रूट में ये कौन कौन से अम्ल होते हैं, एसिड कौन कौन से होते हैं। तो भाई इतनी सारी बातों की जानकारी हमें दी आज हमारे अध्यापक जी महिपाल सिंह चंद्रावत ने, और इस पाठ की समीक्षा की थी भगवत सिंह झाला जी ने। तो भाई इतने सारे प्रयोगों के आधार पर बहुत बढ़िया विस्तार से पाठ हमने पढ़ लिया। वो देखो नीरज जो है ना अंगड़ाइयां ले रहा है। अरे भाई नीरज, हमारे शिक्षा वाणी का समय समाप्त हो ही रहा है, ज्यादा अंगड़ाइयां ना ले आप, मुझे पता है आप थक गए हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम लगाते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्ते।